प्यारे विद्यार्थियों, सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा जो आज का विषय है, नया टॉपिक जो प्रारंभ हो रहा है, वो है वर्साय की संधि, पेरिस के शांति समझौते। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला। एक लंबा युद्ध रहा, लगभग जो है 4 साल 3 महीने 11 दिन, एक लंबा दौर चला। अब जो है एक साइड विजित राष्ट्र थे, विजेता राष्ट्र थे, दूसरी साइड पराजित राष्ट्र थे। जो पराजित हो चुके थे जर्मनी ग्रुप, जो विजित ग्रुप था वो इंग्लैंड ग्रुप था। युद्ध के बाद का घटनाक्रम, एक माहौल जो चेंज था। अब किस प्रकार का जो माहौल क्रिएट किया जाए, अब परस्पर बैठ के किस प्रकार से जो है संधि वार्ता की जाए, युद्ध का हार जाना या युद्ध का उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर डिपेंड किया जाए, किसके ऊपर थोपा जाए। और भविष्य में, क्योंकि एक समय समय पर एक विचारधारा जन्म ले रही थी, वुड्रो विल्सन की खासकर विचारधारा कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत। एक पर्सन खड़ा हो गया था, जो पराजित राष्ट्र हैं उनके साथ किया जाए। युद्ध से पहले की जो संधियां, ये युद्ध के बीच में जो संधियां हैं, उन संधियों का क्या किया जाए और भविष्य में इस प्रकार का युद्ध ना हो, अतः शांति समझौते किए जाएं। अब पेरिस में जो है, इसको पेरिस संधि के नाम से क्यों जाना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कहते हैं कि पेरिस के ऊपर, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी दोनों आपस में जो है युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। फ्रांस और देशों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभावित फ्रांस रहा है। फ्रांस ही वो राष्ट्र था जिस राष्ट्र को जर्मनी के आतंक से, जर्मनी के अटैक से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। बेटा एक सेकंड, नुकसान उठाना पड़ा था। इसके साथ साथ जर्मनी को पराजित करने में फ्रांस की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके लिए इतिहास भी जिम्मेदार था। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि फ्रांस के जो पेरिस का चुनाव करके शांति वार्ता के लिए विजित राष्ट्रों की एक बहुत बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि एक वातावरण बना हुआ था, एक वातावरण बना हुआ था, और वातावरण जो है युद्ध का वातावरण बना हुआ था। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। 1871 की घटना आज भी याद थी। तो संधि वार्ता क्या क्या रही, कौन कौन सी संधि किस किस जो है पराजित राष्ट्र के साथ हुई, ये यहां जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और उसके साथ हंगरी, जो कभी एक पार्ट हुआ करता था, उसे अलग राष्ट्र बना दिया गया था। उसके बाद बल्गारिया और तुर्की। अब इन राष्ट्रों का क्या किया जाए? तो संधि जब वार्ता प्रारंभ हुई तो इनके साथ कौन कौन सी संधि हुई? सबसे पहले कहते हैं कि वर्साय की संधि 1919 में जर्मनी के साथ हुई। सेंट जर्मन की संधि 1919 में ही ऑस्ट्रिया के साथ हुई। 1919 में ही न्यूली की संधि बल्गारिया के साथ हुई।
1920 में ट्रायनॉन की संधि हैंगरी के साथ, ट्रायनॉन की संधि हैंगरी के साथ हुई, और 1920 में ही सेवर्स की संधि तुर्की के साथ हुई। तुर्की के अंदर जो है 1923 में वहाँ तख्ता पलट हो गया, मुस्तकलाम पाशा ने वहाँ तख्ता पलटा और गणतंत्र की स्थापना की, वहाँ विद्रोह हुआ। एक मिनट रुकिए भाई। तो तुर्की के अंदर विद्रोह हो गया और मित्र राष्ट्र जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया इस बात को, वहां गणतंत्र स्थापित हो गया और खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। और 24 जुलाई 1923 ईस्वी को लुसान के करने संधि हो गई। ये तो बेटा संधि। अब कहते हैं कि शांति सम्मेलन से पहले क्या क्या चुनौतियां थी और क्या क्या उद्देश्य थे। सबसे पहले जो है सम्मेलन का एक उद्देश्य था स्थायी शांति स्थापित करना। राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर जो राष्ट्र बार बार अलग अलग राष्ट्रों की डिमांड उठ रही थी कि नए राष्ट्र स्थापित किए जाए, गुप्त जो संधियां थी उन संधियों का किस प्रकार से निर्णय किया जाए, आत्मनिर्णय का सिद्धांत जो बार बार जो है वुड्रो विल्सन अपने 14 सूत्री कार्यक्रम में प्रस्तुत कर चुके थे, उसका क्या किया जाए। इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों की, नए राज्यों की सीमाएं किस प्रकार से निश्चित की जाए और विभिन्न राज्यों को युद्ध हर्जाना किस प्रकार से दिलाया जाए। शांति सम्मेलन में अब पेरिस का चुनाव हो गया। पेरिस की संधि इतनी कठोर संधि क्यों हुई, पहले मैं उसके बारे में ही आपको बता देता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। स्नेह महाजन अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी का विश्व इतिहास एक झलक में बताती हैं कि जिस समय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उससे जस्ट पहले जब जर्मनी ने संधि वार्ता के लिए बातें की, संधि वार्ता के लिए अपनी जो बातें की, और ये बात होगी कि युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। अब जब जर्मन सेनाएं बेल्जियम और फ्रांस से वापस आ रही थी या विजित क्षेत्रों से वापस आई, तो आते हुए क्या करा, कारखानों में आग लगा दी, पुलों को तोड़ दिया, इमारतों में आग लगा दी, तहस नहस कर दिया, यानी आते वक्त भी नुकसान किया। इसीलिए कहते हैं इतिहासकार कि जो है इंग्लैंड, फ्रांस और दूसरे मित्र राष्ट्र ये चाहते थे कि जर्मनी भविष्य में किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से यूरोप के लिए खतरा ना हो, दुनिया के लिए खतरा ना हो। इसमें सम्मेलन में सहभागिता, सम्मेलन में कहते हैं कि इस सम्मेलन में 27 देशों के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वुड्रो विल्सन राष्ट्रपति, 11 देशों के प्रधानमंत्री, 12 देशों के विदेश मंत्री और गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल हुए। 4 राजनेताओं की एक परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री कलीमेशु और इटली के प्रधानमंत्री आर्लेंडो ये प्रमुख थे। ये 4 व्यक्ति इस सम्मेलन की सहभागिता में सबसे प्रमुख भूमिका के अंदर शामिल थे। लॉयड जॉर्ज के बारे में क्या कहा गया? लॉयड जॉर्ज सबसे अधिक कूटनीतिज्ञ, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, उसके सामने 3 उद्देश्य थे। सबसे पहले जर्मन नौसेना के ऊपर कंट्रोल करना, जर्मन पनडुब्बियां, क्योंकि नौसेना, यूरोप की नौसेना, इंग्लैंड की नौसेना नंबर 1 थी, और जर्मनी ने इसे प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हुआ था, और जो उसकी पनडुब्बियों ने
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तहस नहस मचा दी थी। तो किस प्रकार से अपनी नौसेना को सुरक्षित करें, समुद्र के ऊपर अपना वर्चस्व कायम रख सके, नंबर 1। नंबर 2, लूट के माल में कितना धन ले सके, लूट के माल के अंदर वो धन कितना ले सके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसके लिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात एक और थी, उसका यह मानना था कि जो है शक्ति संतुलन यूरोप के अंदर किस प्रकार से बनाया जाए। कलीमेशु फ्रांस का प्रधानमंत्री था। यह कहते कि योग्य, कूटनीतिज्ञ, बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन इसको जो फ्रांस का शेर कहा जाता था। और युद्ध में नेतृत्व करने वालों में सबसे अग्रणी भूमिका के अंदर ये रहा। इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं, और खासकर जो है अमेरिका के विदेश मंत्री ने उसमें कहा था कि पूरे के पूरे संधि वार्ता के ऊपर या पेरिस के अंदर अगर कोई व्यक्ति छाया हुआ है, पूरे सम्मेलन के ऊपर, पूरे के पूरे संधि वार्ता के अंदर अगर कोई व्यक्ति छाया हुआ है तो कलीमेशु है। और कलीमेशु इस संधि वार्ता का मुखिया था। उसे जो है इस सभा का जो संधि वार्ता की गई थी, संधि वार्ता का प्रधान नियुक्त किया गया था सब इसको। उसके बाद था वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था। अब अमेरिका की एक अलग भूमिका थी। अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका शामिल हुआ तो विजेते जो मित्र राष्ट्र थे उनकी हालत बिल्कुल खराब थी, उनकी हालत बिल्कुल खराब थी। और एक बात क्लियर थी कि अगर जर्मनी के विरुद्ध अमेरिका युद्ध में शामिल ना होता तो मित्र राष्ट्र विजित ना होते। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इसकी एक प्रमुख भूमिका थी। अमेरिका का राष्ट्रपति था और जो है एक आदर्शवादी था, लोकतांत्रिक विधि में विश्वास रखता था और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अंदर विश्वास रखने वाला एकमात्र व्यक्ति था। यह कहता बड़ा सीधा साधा, आदर्शवादी, और इसके आदर्शवाद का सबसे ज्यादा फायदा कलीमेशु और लॉयड जॉर्ज ने उठाया। इसकी उन बातों को तो मान लिया जो उनके पक्ष में है, अन्यथा उन लोगों के द्वारा इसकी बातों को अनसुना कर दिया गया। माहौल जो है बिल्कुल यूरोप का अलग हो चुका था। चौथा जो व्यक्ति था इसमें इंपॉर्टेंट, ऑरलैंडो, ये इटली का था। इसके बारे में कहा जाता है ये विद्वान था, चतुर राजनीतिज्ञ था और कानून का अध्यापक था। ये इसका एक मानना था कि 1915 की लंदन की जो संधि हुई है, जो गुप्त संधि हुई थी इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के मध्य, उस संधि को लागू किया जाए। जब इसने देखा कि उस संधि को लागू करने में कठिनाइयां हैं तो संधि वार्ता के दौरान कहते हैं कि फूट फूट को रोया था और उसने अपने देश की संसद को, अपने देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए, ये संधि वार्ता बीच में छोड़ के चला गया था, संबोधित करते हुए इसने कहा था कि हमारे देश के साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमने जितने सैनिकों को यहाँ खोया है, जितना आर्थिक नुकसान हमने उठाया है, और हमारे साथ जो संधि की गई है उसका हमें फायदा नहीं हुआ, हमारे साथ धोखा किया गया। तो कुल मिला के कहा जाए कि जो है ये संधि वार्ता इन 4 देशों के इर्द गिर्द घूम रही थी। अब ऑरलैंडो जो है संधि वार्ता को छोड़कर चला गया तो रह गए 3 देश। 3 देशों में भी सबसे ज्यादा अगर संधि वार्ता के ऊपर किसी का कंट्रोल रहा है तो लॉयड जॉर्ज और कलीमेशु का रहा। अब एक बात और भी थी, एक विचार था कि भाई जो अखबार हैं उनके माध्यम से संधि वार्ता को उजागर कर दिया जाए। लेकिन एक बात दिक्कत महसूस हुई, कहीं इस संधि वार्ता को उजागर कर दिया जाए, उजागर करते क्या दिक्कत आए, कभी ऐसा ना हो कि संधि वार्ता को उजागर तो कर दिया और जो है इन पराजित राष्ट्रों में विद्रोह हो जाए और दोबारा से युद्ध ना शुरू हो जाए।
ये भी एक बहुत बड़ी कठिनाई इन राष्ट्रों के सामने थी। अच्छा ये बताओ भाई, यहां तक कुछ समझ में आया? हेलो, कुछ पल्ले पड़े है कि नहीं? ये निक्की, अमन, तन्नू, प्रिया, किम्या बेटा किम पल्ला पड़े भी कुएं चल विकास। मैं और ये इसमें आपकी किताब में बहुत कम है, मैं और ज्यादा बता रहा हूँ। 6 किताबों का अलग अलग कुछ लिख रखे मैंने ये टॉपिक, इसलिए जो एक बार और अलग वे से समझाऊं ताकि एमए में जाओ ना आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, यहीं से क्लियर हो जाए। अब क्या हुआ, यहां दो बातें और थी। फ्रांस चाहता था कि जो है पूरी तरह से जर्मनी को कुचल दिया जाए, कलिमेशु, और कभी भी भविष्य में फ्रांस के लिए चुनौती ना हो, क्योंकि इससे पहले भी 1871 ईस्वी में ऐसा हो चुका था। दूसरी तरफ इंग्लैंड चाहता है कि भाई युद्ध में जो है क्षतिपूर्ति तो मिल जाए मने, लेकिन जर्मनी को इतनी तरह से ना कुचला जाए कि वो भविष्य में जो इतना यूरोप का संतुलन बिगड़ जाए। क्यों? उसे पता था कि जर्मनी की और फ्रांस की, जब फ्रांस ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो क्या होगा, फ्रांस के ज़्यादा शक्तिशाली होने से नुकसान और जर्मनी के कमज़ोर हो जाने से शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, और फ्रांस का ध्यान जो है किसकी तरफ जाएगा, फ्रांस का ध्यान जो है सीधा जो है इंग्लैंड की तरफ जाएगा। जो पहले जो आपस में प्रतिद्वंदता थी वो प्रतिद्वंदता दोबारा से शुरू हो जाएगी, इसका ये मानना था। अब जो है संधि वार्ता शुरू हुई। संधि वार्ता में अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संधियां की गई। सबसे पहले जो संधि आई वो थी वर्साई की संधि। चलो वर्साई की संधि नापा नंबर 2 पे करेंगे। पहले हम करते हैं दूसरी संधियां। पहली संधि आई न्यूली की संधि। न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ हुई। बुल्गारिया जर्मनी का साथी था और एक पराजित देश था। कहते पेरिस के उपनगर न्यूली में ये संधि हुई थी। 27 नवंबर 1919 को न्यूली की संधि। इस संधि के अनुसार जितना भी प्रदेश बुल्गारिया के द्वारा जीता गया था, बुल्गारिया के द्वारा, वो सभी वापिस छीन लिए गए, नंबर 1। नंबर 2, इसने जो रोमानिया, यूगोस्लोवाकिया और ग्रीस को अपने राज्य के भाग देना स्वीकार किया। एजियन सागर तट बुल्गारिया को देना पड़ा। इसी प्रकार केवल कहते काला सागर का तट इसके पास रह गया। इसके सैनिकों की संख्या 20,000 निश्चित की गई और जो युद्ध के हर्जाने पूर्ति के रूप में इसे एक बड़ी धनराशि देने के लिए कहा गया। अब कहते हैं कि बाल्कान प्रायद्वीप के जो देश थे उन देशों में अगर कोई सबसे शक्तिहीन और महत्वहीन देश है वो बुल्गारिया रह गया। इसकी संधि न्यूली की संधि। नंबर 2 जो है ये संधि वार्ता हुई सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ। सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919 ईस्वी को हुई। सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य था, ऑस्ट्रिया से हंगरी अलग कर दिया गया। पोलैंड, यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, इन राज्यों को स्वतंत्र मान लिया और इनको जो है इसका भाग दे दिया गया। ऑस्ट्रिया के सारे उपनिवेश छीन लिए गए। ऑस्ट्रिया तथा हंगरी का कुछ भाग रोमानिया को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया की जो नौसेना थी उसे समाप्त कर दिया गया और 30,000 सेना, मात्र 30,000 सेना इसे रखने की अथॉरिटी दी गई। इसके साथ युद्ध के हर्जाने के रूप में एक बहुत बड़ी धनराशि से देनी थी। अब कहा जाए जो पहले जो ऑस्ट्रिया साम्राज्य इतना ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था, अब यूरोप के
एक बहुत ही कमजोर राष्ट्र के रूप में, बिल्कुल कमजोर राष्ट्र के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया। अगली संधि हुई ट्रायनोन की संधि। ट्रायनोन की संधि 4 जून 1920 ईस्वी को हुई। ये संधि हैंगरी के साथ हुई। अब इस संधि में था क्या बेटा, ये तो ऑस्ट्रिया साम्राज्य का एक भाग था, ऑस्ट्रिया का इकट्ठा था, लेकिन ऑस्ट्रिया और हैंगरी को अलग करके हैंगरी एक नया देश बना के हैंगरी के साथ नई संधि की गई। इस संधि का उद्देश्य क्या था, हैंगरी को अपना भाग, जो पहले हैंगरी का जो क्षेत्र माना गया, बुल्गारिया, आप एक काम कह सका भाई, जो नए राष्ट्र थे उनको देना पड़ गया। नंबर 2, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ा धनराशि इसे देनी स्वीकार की। नंबर 3, हैंगरी का क्षेत्रफल 1,25,000 वर्ग मील था, अब कम होकर 35,000 वर्ग मील रह गया। इसकी जनसंख्या 2 लाख होया करती, 2 लाख से घट के 80 लाख इसकी जनसंख्या रहेगी। यानी रह गया क्या, कुछ नहीं रहा इसके पास। इसको नौसेना भंग कर देगी और सैनिकों की संख्या मात्र 35,000 निश्चित की गई। अब आ गई सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि जो थी वो संधि तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों के द्वारा की गई। सबसे पहले जो ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का हुआ करता था उसे छिन्न भिन्न स्वीकार करने के लिए खलीफा ने मान्यता दी। नंबर 1, खलीफा से मान्यता ले ली ने जबरदस्ती, ना तो फिर युद्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ एजियन सागर के सभी द्वीप इसे छीन लिए गई। डोडेकनीज द्वीप व रोडस इटली को दे दिया गया। मेसोपोटामिया इसे ले लिया गया। आर्मीनिया, मिस्र, मोरक्को, अरब, फिलिस्तीन, ट्यूनीशिया, सूडान, सीरिया, ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों पर तुर्की ने अपना अधिकार त्याग दिया। तुर्की की वायुसेना पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया और नौसेना बिल्कुल समाप्त कर दिए। किसके पक्ष में थी, ये इंग्लैंड के पक्ष में थी। और जो है उसकी सेना 50,000 निश्चित की, अगर बड़ी धनराशि उसको युद्ध के हर्जाने के रूप में देनी स्वीकार की। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आती है। इसी दौरान 24 जुलाई 1923 ईस्वी को यहां एक नई संधि फिर करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि यहां मुस्तकलाम पातशाह के नेतृत्व में विद्रोह हो गया और उसने सेवर्स की संधि को मानने से इंकार कर दिया। पूरे के पूरे जो इसका साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य था, उसने भी इसे मानने को इंकार कर दिया। वहां की जनता मुस्तकलाम पातशाह के साथ लग गई। राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन होने का परिणाम यह निकला कि जो मित्र राष्ट्र थे उन्हें एक नई संधि करनी पड़ी। वो स्थिति में नहीं थे क्योंकि इनमें जो है काफी फूट पड़ चुकी थी। अमेरिका साइड बाई हो चुका था, इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध आपस में खराब हो चुके थे, और जो गठजोड़ बना था वो गठजोड़ सारा टूट चुका था। इटली अलग हो चुका था, जापान अलग हो चुका था, तो सारे के सारे देश जो छिन्न भिन्न हो चुके थे। अब तुर्की से जो नई संधि लोगों की करनी मजबूरी हो चुकी थी, तो नई संधि की, और जो इस संधि के अनुसार जो है ऑटोमन साम्राज्य का विघटन रुक गया। उपनिवेश तो चले गए, कोई बात नहीं, और इसे मान लिया गया। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वर्साय की संधि। अब ये वर्साय की संधि क्या थी, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। जब वर्साय की संधि 28 जून 1919 को हुई, तो पूरा का पूरा युद्ध जो हुआ, इस युद्ध के लिए एकमात्र अगर किसी को जिम्मेदार माना गया, जर्मनी और उसके मित्रों को माना गया, और जर्मनी को इसी बात से ऐतराज था।
जर्मनी को इसी बात से एतराज था कि जो है हमें युद्ध के लिए जिम्मेदार माना गया। इसमें क्या हुआ, कहते प्रथम विश्व युद्ध में विजित राष्ट्रों ने गोपनीय रिपोर्ट तैयार की। वुड्रो विल्सन ने कहा था कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया जाएगा और ये एक व्यवस्था की जाएगी कि जो है सभी मुल्क एक विजित और पराजित बैठकर एक समझौता करेंगे, और इसी आधार पर वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रमों के आधार पर जर्मनी ने अपने हथियार डाले थे। अच्छा, हथियार तो डाल देंदा और नहीं तो 6 महीने बाद डाल देंदा, ये भी क्लियर है। 1 साल और युद्ध चल जाता। हार तो इसकी निश्चित थी क्योंकि सारे के सारे देश इकट्ठे हो चुके थे, इसके दोस्त जो है छोड़ चुके थे। लेकिन फिर भी जर्मनी ने वुड्रो विल्सन के सिद्धांतों के आधार पर जो है हथियार डाले थे, समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने की बात मानी थी। 250 पृष्ठों का एक प्रारूप तैयार किया गया जो 15 भागों में विभाजित था और 444 अनुच्छेद इसमें थे। 7 मई 1919 को मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के प्रतिनिधियों को यह सौंप दिया गया और उन्हें मामूली सप्ताह टाइम दिया। कितना? 2 सप्ताह का, यानी 14 दिन का टाइम दिया। और 14 दिन के टाइम के साथ जो है उन्हें कहा कि अपनी संधि वार्ता पढ़ लो, जो सिस्टम है। अब संधि वार्ता पढ़ने के बाद दिक्कत आ गई। इन्होंने, जर्मनी ने क्या कहा, जर्मनी ने शिकायत की कि सारा का सारा जो दोष है जर्मनी पर लादा गया, जो कि गलत है। जर्मनी ने एक बड़ी, बहुत कहते हैं काफी बड़ा, इसमें तो जो है 250 पेज थे, लगभग जो 400 प्लस पेजों का अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया। भाई संधि के अंदर क्या क्या कमियां हैं। जर्मनी ने कहा कि निशस्त्रीकरण जो है अकेला जर्मनी पर लादा गया है, युद्ध का अकेला जर्मनी को जिम्मेदार माना गया है, जबकि युद्ध भड़काने में मित्र राष्ट्रों का भी उतना ही बड़ा रोल था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ बेटा, जर्मनी को ये सामने एक के बाद रख दी, ए साइन कर दिया, पेन है, अन्यथा युद्ध है। लोगों ने एक नो बात तेरह काम तो एक के बाद है, 2 बातें हैं या एक बात है। पहली बात ना मान लिया, दूसरी तो ऑटोमेटिक है ही। ये पेन साइन कर, अन्यथा युद्ध शुरू है। कहते हैं सीडेमान सरकार ने संधि को नहीं माना। सीडेमान सरकार जो बनी थी, यहाँ गणतंत्र की सरकार जो बनी थी, उसने संधि को नहीं माना और उसने त्याग पत्र दे दिया। इसके स्थान पर दूसरी सरकार का गठन हुआ और मजबूरी में उन्हें हस्ताक्षर करने पड़े। हस्ताक्षर करके कहते कि जो हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी थे उनसे उठा नहीं गया था, वहां से वहीं पर वो बैठ गए थे। हस्ताक्षर करने के बाद इतनी ऐसी भयानक स्थिति पैदा हो गई थी। प्रमुख व्यवस्था क्या थी संधि के अंदर? क्या क्या इसमें 231 अनुच्छेद में जर्मनी व उसके सहयोगियों को युद्ध का एकमात्र उत्तरदायित्व माना। एक बड़ी धनराशि जर्मनी को युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ी। जर्मनी को, जर्मनी की सार घाटी, जर्मनी के कोयला, जर्मनी का लोहा, जर्मनी की ट्रेनें और जर्मनी की धनराशि, इनसे एक बात कही गई कि मित्र राष्ट्रों का जो नुकसान हुआ है, जो वहां की बिल्डिंगें टूटी है, जो कारखाने टूटे हैं, उनको दोबारा से नवनिर्मित करने के लिए जर्मनी धन देगा। जर्मनी की ट्रेनों का कोयला ले जाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, मजदूरी करेंगे ये और ले जाएंगे जर्मन वाले, सॉरी फ्रांस वाले या मित्र राष्ट्र ले जाएंगे। एक युद्ध क्षतिपूर्ति बोर्ड बनाया गया, एक जो है बोर्ड बनाया गया और बोर्ड ने जो है जर्मनी की सरकार के ऊपर एक बड़ी धनराशि लगाई। इस बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि सरकार 1921 ईस्वी तक जर्मन सरकार $5 अरब मित्र राष्ट्रों को दे, बाकी न बाद में देखेंगे।
जर्मनी के सभी उपनिवेश जब्त कर लिए गए। जर्मनी की सरकारी व गैर सरकारी पूंजी जितनी भी उपनिवेश से बाहर लगी हुई थी, जर्मनी से बाहर लगी हुई थी, वो सारी की सारी जब्त कर ली गई। जिस भी राष्ट्र ने जर्मनी से कर्ज ले रखा था वो सारा का सारा जब्त कर लिया गया। लोहे और कोयले खानों से भरा पड़ा सार क्षेत्र 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया और इसका भविष्य लोकमत के द्वारा होगा। लोकमत के द्वारा इसका भविष्य का प्रावधान किया जाएगा ऐसी व्यवस्था की। इसके बाद भी एक बात कही गई, अगर लोकमत जर्मनी के पक्ष में हो जाता है तो फ्रांस को वहां की खाने खरीदने के लिए खान वहां की खरीद सकता था, यह व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ मित्र राष्ट्रों ने जो खुद के जो वहां बिल्डिंगें टूट चुकी थी, जो क्षेत्र विनिष्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था, उसके पुनर्निर्माण के लिए जर्मनी की मशीनों पर कब्जा कर लिया। औजार, पत्थर, ईंट, सीमेंट, चूना सभी सामग्री जर्मनी को देने के लिए बाध्य किया गया। अब आया प्रादेशिक व्यवस्था। प्रादेशिक व्यवस्था किसके प्रदेश सारे, तो पहली बात उपनिवेश छीन लिए भाई सारे इसकी। दूसरी बात कहते हैं कि राइनलैंड जो क्षेत्र था उसको 3 भागों में विभाजित किया गया, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। इन तीनों क्षेत्रों पर 3 भाग बना दिया अलग अलग राइन क्षेत्र के, और इन पर जो मित्र राष्ट्रों की सेना रखने का प्रावधान किया गया, और उसका खर्चा जो है जर्मनी को देना होगा। यह बात भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं उत्तरी भाग 5 साल, मध्य भाग 10 साल और दक्षिणी भाग 15 साल के लिए मित्र राष्ट्रों की सेना रखने का प्रावधान दिया गया। राइन क्षेत्र के दाहिने भाग के लिए 31 मीटर चौड़े प्रदेश को किलेबंदी से मुक्त कर दिया। जर्मनी किलेबंदी नहीं कर सकता यहां। और खनिज की जो खानें थी, सार क्षेत्र, वो फ्रांस को सौंप दिया गया 15 साल के लिए। एक बात और, जर्मन अधिकृत स्लेस्विंग प्रांत जो डेनमार्क था, इसने छीना था 1859 में। हाँ, 1859 में, 1859 के युद्ध के द्वारा उसमें क्या किया, वहां जनमत संग्रह हुआ। अब जनमत संग्रह जो हुआ के आधार पर उत्तरी स्लेस्विंग को डेनमार्क को दे दिया और दक्षिणी जो था वो जर्मनी में रखा। अल्सास और लॉरेंस प्रांत जो 1871 ईस्वी में जर्मनी के द्वारा फ्रांस से छीने गए थे, ये प्रांत दोबारा छीन कर किसको दे दिए, ये फ्रांस को दे दिए। इसके साथ ही जो क्षेत्र पोल भाषा का क्षेत्र था, पूर्वी भाग था, यहां सबसे ज्यादा नुकसान की बात कहते हैं कि जर्मनी को उठानी पड़ी थी। एक स्वतंत्र पोलैंड राज्य का निर्माण किया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी के पास जो भाग था, जो रूस के पास भाग था, कि रूस से जो इसने जर्मनी ने संधि के तहत ले लिया था, और जो है जर्मनी के पास था, इन सब को जो है मिलाकर एक स्वतंत्र पोलैंड राज्य की स्थापना की गई। इसके साथ ही जर्मनी को अपना बहुत बड़ा भाग अलग अलग राष्ट्रों को देना पड़ा। कुल मिला के कहते हैं कि जर्मनी को अपना 13% भूभाग और 10% आबादी से हाथ धोना पड़ा। सैन्य व्यवस्था के बारे में कहा जाता है, अब यहां ये सबसे बड़ा कारण था। मित्र राष्ट्र चाहते थे कि जर्मनी को इतना कमजोर कर दिया जाए कि भविष्य में कभी भी विश्व के लिए या इन देशों के लिए खतरा ना हो। फ्रांस अलग चाहता था, फ्रांस अपने लिए सुरक्षा चाहता था, इंग्लैंड अपने लिए चाहता था। तो सबसे पहले क्या किया गया कि जो अनिवार्य सैनिक भर्ती हुआ करती, उस कानून को समाप्त कर दिया गया।
अब 1 लाख सैनिक रख सकें बस केवल, कहाँ तो जो है सैनिक घर घर बैठे हैं और कहाँ मात्र जो 1 लाख सैनिक। दूसरा कहते हैं कि बेल्जियम जैसे छोटे देश के पास भी है ना, इससे घनी सेना रहेगी। वायुसेना पर प्रतिबंध लगा दिया और नौसेना को बिल्कुल सीमित कर दिया गया। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी व्यवस्था की गई, पनडुब्बी रखना बंद कर दिया। अस्त्र शस्त्र गोला बारूद इनके ऊपर जो है उत्पादन मात्र सीमित कर दिया और कड़ी निगरानी कर दी गई। सही मायने में जो निशस्त्रीकरण की बात जो बार बार उठ रही थी, मित्र राष्ट्रों ने स्वयं का ना कर जर्मनी का और उसके मित्रों का कर दिया। समय समय पर जर्मनी का निरीक्षण किया जाएगा। मित्र देशों का जो बोर्ड है ना, कोटे पर जाएगा, किसी भी समय पर निरीक्षण कर सकता है। एक सेना भी रख दी गई है। राइन क्षेत्र उसको जो है खाली छोड़ दिया गया। जर्मनी के लिए एक सैनिक आयोग की स्थापना कर दी गई जो समय समय पर निशस्त्रीकरण और इसके जो सिस्टम को देखेगा। वर्साई की संधि के तहत एक बड़ी धनराशि जर्मनी को देने के लिए कही गई। ये संधि थी क्या? ये एक आरोपित संधि थी जो वुड्रो विल्सन के सिद्धांत के तहत नहीं थी। एक धमकी के तहत जो संधि और बलपूर्वक जर्मनी पर लाद दी गई थी, इसकी प्रतिक्रिया होनी आवश्यक थी। जर्मनी के लोगों ने इसे एक बार तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जर्मनी में जो है इस संधि के खिलाफ जो है माहौल बनता चला गया और हिटलर का उदय हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के लिए यह संधि एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुई। इसके साथ जब संधि वार्ता में जो है जब यहाँ के प्रतिनिधि पहुंचे तो उन्हें इकट्ठा नहीं बैठाया गया। उन्हें कहते हैं कि सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। आमंत्रित एक रूस भी था भाई, रूस भी नहीं गया था। मित्र राष्ट्रों ने इसके सदस्यों को संधि वार्ता में नहीं बैठाया। जो राष्ट्र संघ बना उसका सदस्य भी नहीं बनाया। इन्हें जब ये साइन करने खातर गए, इनका मानना था कि भाई हमें संधि के अंदर बीच में बैठाया जाएगा, तो कहते हैं कि ये जब गए तो कैदियों की तरह एक होटल का कमरा बंद कर दिया और पहरा बैठा दिया। इसके साथ जब वर्साई संधि पे हस्ताक्षर करने के लिए गए तो क्या हुआ? कहते हैं जब ये लोग शीश महल की तरफ जा रहे थे, जो वर्साई का महल था, वहां जा रहे थे, तो जनता, जो पेरिस की जनता थी, जो उग्र जनता थी, उसने ईंट पत्थर की वर्षा कर दी, अंडे फेंके इनके ऊपर। जर्मनी के लोगों का अपमान किया। महान इतिहासकार विल्सन ने क्या कहा? विल्सन ने कहा कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी पर जो ये थोपी गई संधि है, ये अपमानजनक संधि है। जर्मनी जैसा स्वाभिमानी राष्ट्र, वहां की स्वाभिमानी जनता इस का उत्तर का प्रत्युत्तर देगी। और उसका वही रिजल्ट निकला कि जो है भविष्य में इस संधि के 20 साल बाद ही 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। जिस प्रकार से जो 1871 की फ्रैंकफर्ट की संधि का परिणाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसी प्रकार से वर्साई की संधि का परिणाम दूसरा विश्व युद्ध था। यहां तक कर लोगे भाई?